गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। महिला महाविद्यालय बांदीकुई की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर में प्लेटो के आदर्श राज्य सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा मैं पूर्व में आपको अध्ययन करवाता आ रहा हूँ कि प्लेटो एक आदर्श राज्य का निर्माण करना चाहता था। आदर्श राज्य की परिकल्पना को अपनी पुस्तक रिपब्लिक में उन्होंने संजोया था। उनका ये सोचना था कि जब तक एक आदर्श राज्य का निर्माण नहीं हो जाता तब तक राज्य में शासक में विभिन्न प्रकार की कमियों को दूर नहीं किया जा सकता। अतः उन्होंने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था, या आदर्श शासक की अवधारणा है उसको उन्होंने साकार किया था। प्लेटो चाहता था कि आदर्श राज्य में एक ऐसा शासक हो जो साधु सन्यासी की भांति अपने जीवन को जिए। प्लेटो का ये कहना था कि उस आदर्श शासक में विवेक होगा और विवेक ही शासन करेगा। प्लेटो के आदर्श शासक के निर्माण में विवेक को प्राप्त करने के लिए प्लेटो ने एक बहुत बड़ी शिक्षा योजना को प्रस्तुत किया, जिसके बारे में मैं आपको पूर्व में अध्ययन करवा चुका हूँ। साम्यवाद के सिद्धांत को उन्होंने प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि एक शासक को कंचन और कामिनी के मोह से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, अर्थात उसे संपत्ति और परिवार से बिल्कुल मुक्त रहना चाहिए। इसी के साथ साथ जब तक शासक में उसके मन में न्याय नहीं होगा तब तक भी वो आदर्श नहीं बन सकता। अतः उन्होंने न्याय का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था। प्लेटो के ये सारे विचार एक घटित घटना से उदित होते हैं, जिसके बारे में भी मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ कि 399 ईसा पूर्व में प्लेटो के गुरु सुकरात की विष देकर हत्या करवा दी गई, और इस घटना का प्लेटो के मन मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। प्लेटो की ये सोच कि शासक में इस प्रकार की जो त्रुटियां और कमियां हैं उनको शिक्षा के माध्यम से और व्यक्ति को जो कमज़ोर बनाती है उन चीज़ों को दूर करके, पृथक करके की जा सकती है। इसी वजह से उन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक लिखा, और ये रिपब्लिक ग्रंथ में जितने भी सिद्धांत हैं वो परिकल्पना पर आधारित हैं। और प्लेटो का जो आदर्श राज्य का सिद्धांत है ये भी परिकल्पना पर ही आधारित है। ना तो ऐसा राज्य प्लेटो से पूर्व में संपूर्ण यूनान में था, और ना ही प्लेटो के समय ऐसा था। उन्होंने कोशिश भी की डायनोसियस प्रथम और द्वितीय के ऊपर कि उनको आदर्श शासक बनाया जा सके, परंतु वो पूरी तरीके से विफल रहे और उन्हें सज़ा भी मिली। और फिर उन्होंने ये माना भी कि इस सृष्टि पर यथार्थ में आदर्श राज्य का निर्माण संभव नहीं है। प्लेटो के आदर्श राज्य का जो निर्माण होता है उसमें प्लेटो का ये मत था कि मानव आत्मा में 3 प्रकार के तत्व मौजूद होते हैं। 3 प्रकार के तत्वों को पहचानना राज्य का दायित्व है।
और व्यक्ति में जिस प्रकार का तत्व होता है उस प्रकार के तत्वों की पहचान करके उसे उसी प्रकार की शिक्षा प्रदान करते हुए आगे बढ़ाना। प्लेटो का मत था कि मानवीय आत्मा में जो पहला तत्व होता है वो विवेक का होता है, दूसरा तत्व होता है वो साहस का होता है, और तीसरा जो तत्व होता है वो तृष्णा का होता है। जिनमें विवेक का तत्व होगा उन्हें उचित शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। ये शिक्षा 0 से 50 वर्ष तक की होगी और 50 वर्ष तक की शिक्षा के उपरांत एक आदर्श शासक का निर्माण होगा जिसमें संपूर्ण विवेक होगा। 20 वर्ष तक की 0 से 20 वर्ष तक की शिक्षा में प्लेटो का जो दूसरा मानवीय आत्मिक गुण है साहस का, उसकी शिक्षा प्रदान की जाएगी जिसमें सैनिक शिक्षा को लिया गया है। जिनमें साहस होगा उन्हें सैनिक शिक्षा प्रदान करते हुए राज्य के सुरक्षा कार्य में लगाया जाएगा। और तीसरा जो तत्व है तृष्णा का, इसको प्लेटो ने उत्पादक वर्ग माना है। कहते हैं कि इस वर्ग को शिक्षा का प्रावधान नहीं है, शिक्षा की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि इसका जो दायित्व है समाज में वो अन्य वर्गों के लिए उत्पादन करना और उनकी पूर्ति करना है। जहाँ उपरोक्त 2 वर्ग हैं, प्रथम और द्वितीय वर्ग, उनको उन्होंने संरक्षक वर्ग माना और कहा कि इनको उचित शिक्षा प्रदान करवाई जानी चाहिए। साम्यवाद है वो संरक्षक वर्ग पर लागू होगा। वहीं उत्पादक वर्ग के बारे में कहा कि ना तो इनको शिक्षा का प्रावधान है और ना ही साम्यवाद का जो प्रावधान है वो इनके ऊपर लागू होगा। अर्थात इनको संपत्ति रखने का भी अधिकार होगा और इनको परिवार रखने का भी अधिकार होगा, परंतु संरक्षक वर्ग को परिवार और संपत्ति दोनों से बिल्कुल मुक्त कर दिया गया है ताकि वो कमज़ोर ना हो और अपने दायित्वों का निर्वहन है वो एक वृद्ध रूपी राज्य परिवार के लिए करे। ये प्लेटो का मत था। कहते हैं कि जिनमें विवेक होगा वो स्वर्ण के व्यक्ति होंगे, जिनमें साहस होगा वो चांदी के व्यक्ति होंगे, और जो उत्पादक वर्ग होगा वो लोहे और तांबे के व्यक्ति होंगे। प्लेटो का यहाँ ये सोने चांदी और लोहे तांबे का व्यक्ति के पीछे ये उद्देश्य था कि जैसे धातुओं में सोना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चांदी उससे कम महत्वपूर्ण है और लोहा या तांबा उससे कम महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से प्लेटो के आदर्श राज्य में जो शासक वर्ग होगा जिसमें विवेक होगा वो अति महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद में जिसमें साहस होगा वो उससे कम महत्वपूर्ण होगा, और जहाँ तृष्णा होगी वो लोहे और तांबे की भांति कम महत्वपूर्णता को लिए होंगे। ये उनका इंगित करना था कि समाज में इनकी जो स्थिति है वो इस प्रकार की होगी या राज्य में उनकी जो स्थिति है वो इस स्तर की होगी। प्लेटो इस आदर्श राज्य के निर्माण से तात्कालिक एथेंस में राजाओं में जिस प्रकार की कमियां और त्रुटियां थी उनको दूर करना चाहता था, और इसके पीछे प्लेटो का एक उद्देश्य था कि अगर एक विवेक के पास में शासन होगा तो निश्चित रूप से इस प्रकार की बुराइयों को दूर किया जा सकेगा, और अगर ऐसा एक आदर्श शासक होगा जिसके पास में कुछ नहीं होगा या ये कहें कि परिवार संपत्ति नहीं होगा,
तो उस स्थिति में वो आदर्श शासक है, वो अपने संपूर्ण राज्य का संचालन एक वृहद परिवार की भांति कर पाएगा और निश्चित रूप से वो अपने दायित्वों का निर्वहन भी खुलकर कर पाएगा। और जहाँ विवेक होगा तो इस प्रकार के दुर्गुण, कमियाँ और बुराइयाँ हैं उनसे भी वो मुक्त हो पाएगा। अतः प्लेटो का आदर्श शासक है वो ज्ञानेंद्रियता, जितेंद्रियता, न्यायी, तपस्वी, साधु, सन्यासी आदि के गुणों से युक्त है। एक ऐसा आदर्श शासक हो, एक ऐसा आदर्श राज्य हो जिस आदर्श राज्य में सारी जनता या प्रजा है वो सुखी और संपन्न रहे। और ये तभी हो सकता है जब उसमें एक आदर्श शासक हो, और वो आदर्श शासक है वो संपूर्ण राज्य की प्रजा को अपना परिवार का हिस्सा माने और उसके मन में ये भावना हो कि राज्य में रह रही सारी प्रजा है वो मेरी अपनी है और मुझे सारी प्रजा के ऊपर पूरी तरीके से ध्यान देना है। ऐसा अगर एक आदर्श शासक होगा तो निश्चित रूप से वो राज्य आदर्श होगा। प्लेटो का अपनी रिपब्लिक में जो अंतिम सिद्धांत आदर्श राज्य का था उसमें प्लेटो का यही कहना था। धन्यवाद।